नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली अर्थात नो लेफ्ट नो राइट ओनली सनातन वॉइस, और मैं हूं आपके साथ संदीप देव। 90 का वह दशक जिसने भी देखा है वह सिहरा हुआ तो जरूर था। सवर्ण क्लास के बच्चे अपने शरीर में आग लगा लगा कर आत्मदाह कर रहे थे और जातिवादी नेता उस आग में अपने हाथ सेक रहे थे। 90 का दशक भारत को पूरी तरह से विभाजित करने का दशक रहा। जातियों की पूरी राजनीति का कुनवाई जो धड़ा उभरा वो इस 90 की राजनीति के दौर में ही उभरा। बीपी सिंह तब प्रधानमंत्री थे और उन्होंने देवीलाल से अपने बचाव में मंडल कमीशन के तुरुप का पत्ता फेंका था। वर्तमान नरेंद्र मोदी सरकार पीपी सिंह से कहीं आगे निकल चुकी है। भारत की राजनीति में जाति का जितना घृणित जहर इस दौर में 14 से अब तक घोले गए हैं वो बीपी सिंह के दौर के बाद जो है उसकी पूरी पुनरावृत्ति कर रहा है। आपको लगेगा कि मैं क्या कह रहा हूं। मैं आपको मोदी सरकार और खासकर भाजपा की दो सरकार के जो हाल में दो फैसले आए कल परसों में, हरियाणा की सरकार और गुजरात की सरकार, उसके निर्णयों के आलोक में आपको बताऊंगा और वीडियो प्रूफ के साथ खुद संसद के अंदर इसी भारतीय जनता पार्टी के नेता सुशील मोदी का बयान दिखाऊंगा कि भारत की राजनीति को जातियों में बांटने में कांग्रेस से अधिक भारतीय जनता पार्टी की भूमिका रही है। ये सुशील मोदी खुद कहते हैं कि कांग्रेस आरक्षण लागू नहीं करना चाहती थी, हमने किया। वो नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक का उदाहरण दे रहे हैं कि उन्होंने कहा कि देश बंट जाएगा, मंडल कमीशन लागू नहीं होना चाहिए। कांग्रेस पर कहा, जब काका कालेलकर कमेटी बनाई उसको उन्होंने लागू नहीं किया, विरोध किया, लेकिन हमने किया। यानी ये हम का दावा खुद भारतीय जनता पार्टी का नेता कह रहे हैं। इसलिए मुझ पर आरोप मत लगाइएगा, जातिवादी भाजपा का चेहरा देख कर जाइएगा। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक करेंगे तो यूट्यूब का एल्गोरिदम आपको इंडिया स्पीक्स डेली का मैक्सिमम वीडियो सजेस्ट करेगा। आप वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करिए और कराइए, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ज्वाइन बटन के जरिए चैनल को बचाए रखिए। एक अकेला आपका ये चैनल है जो ना लेफ्ट है ना राइट है, सिर्फ सनातन की वॉइस है। और आप 100 रुपीज पर मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर पे कीजिए। वो कंटेंट का एक छोटा सा मूल्य है जिसे आप जरूर चुकाइए यदि आपको इंडिया स्पीक्स डेली की पत्रकारिता पसंद है और आप सामर्थ्यवान हैं। इंडिया स्पीक्स की पत्रकारिता पसंद नहीं है और सामर्थ्यवान नहीं है तो आप बिल्कुल मत चुकाइए। मैं लौटता हूं प्रोमो के बाद। नमस्कार। तो मैं आपको शुरू करता हूं हरियाणा से और ये खबर है 28 अगस्त की, यानी आज से 2 दिन पहले की। हरियाणा में प्रमोशन में रिजर्वेशन लागू कर दिया गया है और ये फैसला वहां की भारतीय जनता पार्टी की खट्टर सरकार ने लिया है। अब एससी कर्मियों को जो है ए और बी कैटेगरी में जो ये लागू होगा उसका निर्णय हरियाणा की सरकार ने लिया है। हरियाणा में अब ग्राम पंचायतों के बाद शहरी स्थानीय निकाय संस्थाओं के चुनाव में भी बीसीए वर्ग को आरक्षण देने का रास्ता साफ हो गया है। सोमवार को विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन हरियाणा नगर निगम संशोधन और हरियाणा नगर पालिका संशोधन विधेयक को सदन ने पारित कर दिया। 68 निकाय संस्थाओं के चुनाव में भी इस आरक्षण का लाभ बीसीए वर्ग को मिलेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अनुसूचित जाति श्रेणी के लिए ग्रुप ए और ग्रुप बी पदों के लिए पदोन्नति में भी 20% आरक्षण नीति लागू करने की घोषणा की है। यानी स्थानीय चुनाव के साथ साथ आपको पदोन्नति में भी आरक्षण देने की घोषणा की गई है। इससे पहले आरक्षण ग्रुप सी और ग्रुप डी तक सीमित था। ग्रुप ए और बी पदों को बिना किसी आरक्षण प्रावधान के छोड़ दिया गया था।
आरक्षण व्यवस्था को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए प्रदेश सरकार रोस्टर तैयार कर रही है और आगामी एक सप्ताह में इसकी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। इस फैसले से प्रदेश के जो आरक्षित वर्ग हैं उसको लाभ लेने की बात कही जा रही है, परंतु ये साफ है कि नूंह में अपनी विफलता को छुपाने के लिए और जिसके शिकार बड़े पैमाने पर दलित वर्ग हुए उसको छुपाने के लिए ये एक जुमला उछाला गया है, ये आरक्षण का पैतरा खेला गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने साफ किया कि स्थानीय निकायों में वार्ड बंदी का कार्य हरियाणा राज्य पिछड़ा आयोग की सिफारिशों के अनुरूप किया जा रहा है। सब जगह पिछड़ा आयोग भी बना हुआ है, पिछड़ा आयोग का संवैधानिक दर्जा भी मोदी सरकार ने दिलवाया है, ये आपको बताएंगे। वार्ड बंदी के लिए 2 आधार माने गए। निकायों में वार्डों की संख्या नियमित करने के लिए फैमिली इंफॉर्मेशन डाटा रिपोजिटरी या मतदाताओं की 140% अनुसार प्राप्त जनसंख्या दोनों में से जो भी अधिक होगा उसे आधार माना जाएगा। और जनसंख्या की भिन्नता को 10% से बढ़ाकर 20% किया गया। चेयरमैन पद के लिए 8% तक आरक्षण होगा, चेयरमैन के पद के लिए भी आरक्षण होगा। पार्षदों में इस जनसंख्या के आधार पर आरक्षण तय होगा और जिले में एक निकाय में बीसीए जनसंख्या की प्रतिशतता का 50% आरक्षित की जाएगी। यदि 20 सीटें हैं तो 5% जनसंख्या के हिसाब से बीसीए के लिए 1 सीट आरक्षित होगी। बीसीए जनसंख्या 2% होने पर भी जो है कम से कम 1 सीट आरक्षित की जाएगी। और चेयरमैन का चुनाव पार्षद ही करते हैं, इसलिए 2 सीटें आरक्षित वहां भी होगा। चेयरमैन का सीधा चुनाव होगा और इस तरह से जो है आपको पूरा इन्होंने आरक्षण की बात कही है। उसके अलावा जो पदोन्नति में आरक्षण की बात है वो भी आपको जानना महत्वपूर्ण है और उन्होंने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा ऐलान किया और उन्होंने जो है विधानसभा सत्र में ये फैसला लेते हुए कहा कि राज्य की अनुसूचित जाति के सरकारी कर्मचारियों को अब प्रमोशन में आरक्षण की नीति का फायदा दिया जाएगा। हरियाणा सरकार ने ग्रुप ए और बी की नौकरी में मौजूद एससी कैटेगरी के सरकारी कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में 20% आरक्षण की घोषणा कर दी है। हरियाणा के ऑफिशियल हैंडल पर इसके बारे में ट्वीट किया गया। ट्वीट में लिखा गया, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विधानसभा सत्र के दौरान बड़ी घोषणा करते हुए ग्रुप ए और बी कैटेगरी की सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में अनुसूचित जाति को आरक्षण मिलेगा। उन्होंने पदोन्नति में अनुसूचित जाति को 20% आरक्षण की घोषणा की है और ये आपको जो है पदोन्नति में आरक्षण लागू कर दिया गया है। हरियाणा के बाद यदि हम चलें तो हम गुजरात चलेंगे और गुजरात में भी चुनाव को देखते हुए आरक्षण का दांव खेला गया है। स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने हिंदुओं के काम कुछ नहीं कराए हैं। हिंदुओं को बांट कर आरक्षण में और पासमानदाओं को गोलबंद करके आरक्षित वर्ग और पासमानदाओं के जरिए 2024 की सत्ता साधने का ये खेल रचा है। इसलिए भाजपा की हर सरकारें अब आरक्षण के दांव को चल रही है। गुजरात में जो है आपको स्थानीय निकाय में 27% ओबीसी आरक्षण देने का ऐलान किया गया है और ये एक बड़ा ऐलान है और ये चुनाव को देखते हुए जो है आरक्षण का दांव चला गया है। 24 में चुनाव है, उससे पहले स्थानीय चुनाव में ओबीसी कोटा में 17% की बढ़ोतरी की गई है। राज्य चुनाव आयोग द्वारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा गया कि गुजरात के स्थानीय चुनाव के लिए 27% ओबीसी कोटा जो है भाजपा सरकार ने मंगलवार को पंचायतों, नगर पालिकाओं, नगर निगमों में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण बहाल कर दिया गया है और ये खुद गुजरात की सरकार ने इसकी घोषणा की है। गुजरात में लंबे समय से ये ओबीसी वर्ग के आरक्षण की मांग उठ रही थी। ओबीसी आरक्षण पर प्रदेश में क्लियर स्टैंड जो है नहीं लिया जा रहा था, यानी ढुलमुल रवैया था कि क्या होगा। लेकिन अब जब हाथ से सत्ता जाति 24 की दिख रही है बहुमत से दूर, तो फिर स्थानीय चुनाव में ये दांव खेल दिया गया है आरक्षण का। और 29 अगस्त को निकाय चुनाव से ठीक पहले गुजरात सरकार ने बड़ा फैसला कर दिया है। भूपेंद्र पटेल की अगुवाई वाली भाजपा की सरकार ने गुजरात निकाय चुनाव में 27% आरक्षण लागू करने का फैसला कर लिया है। इस फैसले से गुजरात बीजेपी सरकार ने प्रदेश के 40% ओबीसी मतदाताओं को साधने का प्रयास किया है। इसमें प्रदेश को आगामी लोकसभा चुनाव में भी असली फायदा होगा, ये ध्यान में रखा गया है, क्योंकि इस बार तो जो विधानसभा चुनाव है उसमें आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का पूरा वोट सुपड़ा साफ करके भाजपा को बड़ी बढ़त दिला ली थी। लेकिन भाजपा के जो रणनीतिकार हैं वो देख रहे हैं कि यदि
आम आदमी पार्टी फिर विफल हुई तो जीत के लिए क्या होगा, इसलिए उन्होंने ओबीसी आरक्षण जो है निकाय चुनाव में खेला है। निकाय का भी और इसका असर लोकसभा पे पड़ेगा और इसका असर वो सारे भाजपा राज्यों पे इसको अप्लाई करेंगे। ये साफ साफ आपको हरियाणा में अभी अभी दिख गया है। इस सरकार ने पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट के आधार पर पंचायत, नगरपालिका और नगर निगम के अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की घोषणा की। इन निकायों के चुनाव का रास्ता अब साफ हो गया। पंचायत अधिनियम के तहत अधिसूचित क्षेत्र में इनमें से अधिकांश अच्छी खासी आदिवासी आबादी है। स्थानीय निकायों में ओबीसी के लिए आरक्षण 10% जारी रहेगा और जहां पे आदिवासी हैं वहां 27 की जगह यहाँ उन्होंने ओबीसी को 10% रखा है। यानी टोटली पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ अपने चुनाव के लिए आरक्षण का उपयोग करती है, जनता के हित से इनका कोई मतलब नहीं है। तो गुजरात सरकार ने कहा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए मौजूदा कोटा अपरिवर्तित रहेगा। इससे 50% आरक्षण की सीमा का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। इससे पहले गुजरात में स्थानीय निकाय में ओबीसी आरक्षण 10% था, जो अब 27% किया गया है। न्यायमूर्ति झावेरी आयोग की रिपोर्ट पर आधारित यह घोषणा लोकसभा चुनाव से ठीक पहले की गई है और इससे स्थानीय निकाय चुनाव कराने का मार्ग, उसको जीतने का मार्ग इनका प्रोसेस हो रहा है। और ये लंबित आरक्षण के कारण जो चुनाव स्थगित कर दिए गए थे, अब वो चुनाव हो पाएंगे जो है। और इसका गुजरात के मंत्री और राज्य सरकार के प्रवक्ता ऋषिकेश पटेल ने मीडिया से कहा, झावेरी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर एक कैबिनेट उप समिति ने स्थानीय निकायों में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की और सिफारिश को राज्य मंडल ने मंगलवार को स्वीकार किया। आप ये ध्यान रखिएगा कि ये जो आपको आयोग आदि है, इसके जरिए खेल करना पॉलिटिकल पार्टियों का शगल है, याद रखिएगा। आपको लगता होगा ये दोनों फुटबॉल खेल रहे हैं, कोर्ट और सरकारें, असल में ये दोनों फुटबॉल खेलते हैं आम जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए। असल में दोनों ये खेल करते हैं, दोनों का खेल चलता है। तो ये जो है, इससे पहले 10% आरक्षण था, अब 27% हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर स्थानीय निकायों में ओबीसी के लिए सीट आरक्षण को फिर से प्रभावित करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया था। झावेरी आयोग की रिपोर्ट हमें अप्रैल में मिली। उसके बाद मंत्रिमंडल की एक उप समिति ने उस पर विचार विमर्श किया। पटेल ने कहा कि घोषणा के बाद चुनाव होने पर पंचायतों, ग्राम तालुका, नगरपालिका आदि में 27% अनुपात में ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आरक्षण लागू किया जाएगा। ये सिर्फ ऐसा नहीं कि गुजरात और हरियाणा में भी इन्होंने अभी किया है, अभी कुछ दिन पहले इन्होंने उत्तर प्रदेश में भी इसी साल किया था, मार्च में। यूपी में पिछड़ा वर्ग को निकाय चुनाव में 27% आरक्षण देने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में जो मंत्रिमंडल की बैठक हुई, उसमें स्थानीय निकाय समर्पित अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की संस्तुतियों पर मोहर लगा दी गई। यानी निकाय चुनाव में अब पिछड़ा वर्ग के 27% आरक्षण को बहाल किया गया, कोई छेड़छाड़ नहीं किया। तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, आपको एक ही पैटर्न मैंने दिखाए, 3 राज्य के, तीनों डबल इंजन की भाजपा सरकार। खेल 24 के चुनाव जीतने के लिए पासमानदाओं को जोड़ना, हिंदुओं को तोड़ना, पासमानदाओं और मुसलमानों को पूरी तरह से सशक्त करना, हिंदुओं को जाति जाति खंड खंड में तोड़ देना, ताकि पासमानदाओं और हिंदुओं की एक दो जाति, एक वर्ग, ओबीसी, दलित, जो भी वर्ग मिलाकर सरकार बना सके और फिर से जनता को धोखा दिया जा सके। इसीलिए पासमानदा जोड़ो और हिंदू तोड़ो अभियान के तहत इन आरक्षणों को बढ़ाया जा रहा है। यदि आपको मैं बताऊं तो आपको आश्चर्य होगा, लेकिन आपको खासकर भारतीय जनता पार्टी के जो लोग समर्थक हैं, उनको इस जो मैं आपको कह रहा हूं उसको सुनना चाहिए, समझना चाहिए, और इसका साक्ष्य भी आपको वीडियो रूप में यहाँ मिलेगा। आपको ध्यान होगा कि जो वीपी सिंह थे प्रधानमंत्री, उससे पहले इंदिरा गांधी थी प्रधानमंत्री। वीपी सिंह से पहले राजीव गांधी, फिर उससे पहले इंदिरा गांधी थी, और उससे पहले जो है आपको वाजपेयी अडवाणी की जनसंघ वाली मोरारजी की जनता पार्टी सरकार थी। और जनता पार्टी सरकार ने, मोरारजी की जनता पार्टी सरकार ने एक मंडल आयोग बनाया 1979 में। उस सरकार में जनसंघ के, यानी भारतीय जनता पार्टी का जो पूर्व पार्टी का नाम है जनसंघ, उसके 90 सांसद थे। वाजपेयी अडवाणी मजबूत मंत्री थे और इन लोगों ने बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में, मंडल बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके थे, खुद मजबूत जमींदार थे, और मंडल कमीशन की रिपोर्ट, मंडल कमीशन का गठन किया। इससे पहले पिछड़ा वर्ग को लेकर
काका कालेलकर आयोग बना था 50 के दशक में, उसे उस समय के नेहरू ने लागू नहीं किया था कि देश लगातार जातियों में टूटता जा रहा है। लेकिन जब भाजपा की पहली बार सरकार आई केंद्र में, आपको वाजपेयी और मोरारजी वाली सरकार, तो इन्होंने देश को तोड़ने का पहला दांव खेला मंडल कमीशन के रूप में और दूसरा दांव खेला अल्पसंख्यक आयोग के रूप में। ये दोनों जो जाति और पासमानदावाद, ये दोनों संघ की राजनीति की देन है भारत में। 79 याद कर लीजिए, हाथ की उंगलियों को कष्ट दीजिए और जाकर ढूंढ लीजिए। तो इन्होंने जो है मंडल के कमीशन में, और इसका असली खेल जो था वो ओबीसी कहने के लिए था। असली खेल था मुसलमान जो हैं और मुसलमान, ईसाई आदि को भी आरक्षण देना, जिसकी संविधान साफ मना ही करता है। तो मुसलमान आदि को आरक्षण कैसे दें? तो इसके लिए पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया। 3743 जातियां उसमें शामिल की थी तब, और इस पे जो है उन्होंने बाद में पिछड़ा वर्ग रहता पिछड़ा जाति कर दिया। अब जाति व्यवस्था तो हिंदू में ही है, लेकिन खेल वाजपेयी और मोरारजी की सरकार ने पूरी तरह से खेला मुस्लिमों को इसका लाभ देने के लिए। वर्तमान में जो मोदी सरकार में एक मंत्री हैं आपके महाराष्ट्र से आते हैं, उन्होंने खुद कहा है ये बात कि आज ओबीसी में 80% जो मुस्लिम जातियां हैं वो ओबीसी के तहत आरक्षण का लाभ ले रही है। ये 80% मुस्लिम जातियां ओबीसी का लाभ ले रही है। वाजपेयी मोरारजी का यही खेल था और आज भी ओबीसी के नाम पे यही खेल हो रहा है। ओबीसी को लाभ उतना नहीं मिल रहा जितना लाभ उसकी आड़ में, ओबीसी की आड़ में मुस्लिम और ईसाई आदि ले रहे हैं। उसके बाद इंदिरा गांधी, ये सरकार गिरी, इंदिरा गांधी आई, इंदिरा गांधी ने इसको लागू नहीं किया। उसके बाद राजीव गांधी ने भी लागू नहीं किया। फिर वीपी सिंह की सरकार आई 1990 में। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जो है 13 अगस्त 1990 को इस मंडल कमीशन को लागू करने का ऐलान कर दिया और मंडल कमीशन को लागू कर दिया और 27% ओबीसी जो आरक्षण लागू किया, जिसमें कितने लोग जले, उसी की आड़ में आज सारा खेल चल रहा है। ये सिर्फ यही नहीं, आपको ध्यान होगा कि जो SC/ST एक्ट है जिसमें कितने लोग सताए जा रहे हैं, ये SC/ST एक्ट भी वही बीपी सिंह की सरकार ने लागू की। और आपको ध्यान होगा कि बीपी सिंह की सरकार को बाहर से भारतीय जनता पार्टी 85 सांसदों के साथ समर्थन दे रही थी। उसी बीपी सिंह की सरकार में कश्मीर में हिंदुओं का नरसंहार हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्ट नहीं खींची थी। और मंडल कमीशन तो जनसंघ ने लागू किया था, तो भाजपा कैसे सपोर्ट ले सकती थी? तो SC/ST जो एट्रोसिटी एक्ट है, ये संसद के दोनों सदन से राजीव गांधी ने पारित किया पर लागू नहीं किया था। जैसे आप देखते होंगे अभी CAA पारित हो गया, कानून भी बन गया, लेकिन मोदी सरकार ने लागू नहीं किया, इसलिए राजीव गांधी ने लागू नहीं किया। बाहर से ये लोग बहुत प्रेशर डाल रहे थे, भाजपा आदि, लागू नहीं किया। लेकिन बीपी सिंह जो ही बने, उन्होंने SC/ST को लागू कर दिया। आप खुद भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा में नेता सुशील मोदी के मुंह से इसको सुन सकते हैं। राजीव गांधी जी के समय में दोनों सदनों से पारित हुआ, लेकिन SC/ST एक्ट को लागू करने का काम उस सरकार ने किया जो वीपी सिंह की सरकार थी, जिसमें जनसंघ के लोग शामिल थे। इसके बाद इस SC/ST एक्ट को मोदी जी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजबूत किया। जब 18 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए तो SC/ST के पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटा और इसको और मजबूत किया, इसमें अपराध की श्रेणी और बढ़ाई। और आज इलाहाबाद हाई कोर्ट को, मद्रास हाई कोर्ट को, सबको बार बार कहना पड़ रहा है कि SC/ST एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, जमीन के विवाद में SC/ST एक्ट लगाया जा रहा है, प्रमोशन नहीं होने पर SC/ST एक्ट लगाया जा रहा है। ये एक ड्रैकोनियन, एक काला कानून बन चुका है भारत के लिए, जिसको जो भी जिसका विरोध, अपने विरोधी पर SC/ST एक्ट लगाकर उसको खत्म किया जा रहा है। ये देन भी भारतीय जनता पार्टी की समर्थन से बीपी सिंह सरकार और खुद पूर्ण बहुमतवादी मोदी सरकार का है। ये भी आप सुशील मोदी के मुंह से सुन लीजिए। SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, सुप्रीम कोर्ट ने उसके कुछ धाराओं को शिथिल कर दिया, डाइल्यूट कर दिया। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है जिन्होंने फिर से बिल लाकर उस पावर को रिस्टोर किया। उसके बाद जो ओबीसी का आरक्षण तो दिया ही था, ओबीसी को संवैधानिक
दर्जा भी है पिछड़ा वर्ग आयोग को भी, ये देने का काम भी मोदी सरकार ने किया। मोदी सरकार लगातार जातियों में हिंदू समाज को बांट रही है और वो पासमानदाओं को जोड़ रही है। उसके कई फैसले से आपको दिख जाएगा। और मोदी सरकार क्या, भारतीय जनता पार्टी की अन्य राज्य सरकारों भी यही कर रही है। नरेंद्र मोदी जब देश का प्रधानमंत्री बना तो पिछड़े वर्ग के लिए आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम। उसके बाद आपको संघ खुद बाहर आई कि हम आरक्षण को लागू करके रहेंगे। उस पर भी आप सुशील मोदी का बयान देखिए। यानी आरक्षण तब तक लागू रहेगा जब तक समाज के अंदर विषमता है। और दत्तात्रेय होसाबी जी ने कहा कि सामाजिक न्याय और सोशल हार्मनी ये राजनीतिक रणनीति का हिस्सा नहीं है, हमारे लिए कमिटमेंट का सवाल है। इट इज एन आर्टिकल ऑफ फेथ। और सुशील मोदी बार बार कह रहे हैं कि आरक्षण का विरोध हमेशा कांग्रेस ने किया, हमेशा कांग्रेस ने किया। वो एक बयान भी पढ़कर सुना रहे हैं, वो बयान शायद राजीव गांधी का है और शुरू में वो नेहरू के बारे में कह रहे हैं। यानी टोटली हिंदुओं को जाति में तोड़ने का जो काम किया वो भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ की सरकार, मुरारी की सरकार से लेकर मोदी सरकार तक सबने किया। इसकी पूरी पुष्टि राज्यसभा के इस बयान, सुशील मोदी के बयान से आपको मिल जाएगा। आरक्षण के बारे में कांग्रेस की राय क्या है? वो लिखते हैं पत्र में, माय डियर चीफ मिनिस्टर, they deserve help, but I dislike any kind of reservation, more particularly in services. ये मेरा बयान नहीं है सौती महोदय। SC/ST में जो क्रिमिलियर है, यानी जो पैसे वाले हो गए, मान लिया रामविलास पासवान है, एक बार चुनाव लड़े, अब वो परिवार मजबूत हो गया, दूसरा बार उस परिवार को क्यों आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए? ये क्रिमिलियर वर्ग में आ गया। उदित राज खुद IRS रहे, उनकी पत्नी IAS, उदित राज के बच्चों को क्यों मिलना चाहिए आरक्षण? ये क्रिमिलियर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SC/ST से क्रिमिलियर को बाहर किया जाए। मोदी सरकार अड़ गई और SC/ST में क्रिमिलियर पर सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश को भी मोदी सरकार ने ठुकरा दिया। यानी एक ही परिवार से सारे IAS, एक ही परिवार से सारे नेता, ये लगातार बन रहे। और इसको आम जो दलित वर्ग है, आम जो SC वर्ग है, उसको कोई लाभ नहीं हो रहा। आप देखिए कि कौन लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। वो एक ही परिवार दिखेगा, एक ही वंश दिखेगा, एक ही तरह के लोग दिखेंगे। अभी आपको मैं अखबार की कटिंग भी दिखाऊंगा अभी कि एक ही परिवार से बाप भी IAS, मां भी IAS, बहन भी IAS, बुआ भी IAS, सब IAS। और ये किसका हक मार के? आम दलित गरीब वर्ग का। इसलिए हम एकम सनातन भारत दल की तरफ से हमारा स्पष्ट कहना है कि इस मामले में इस पर समीक्षा होनी चाहिए। एक परिवार में एक पीढ़ी से ज्यादा को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए पॉलिटिकली, और एक या दो पीढ़ी से ज्यादा आपको शैक्षणिक या नौकरी में नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ये सशक्तिकरण का टूल होना चाहिए। जो अम्बेडकर ने कहा, ये वोट का टूल बन गया। ये उस समाज को सशक्त नहीं कर रहा, ये उस समाज के नाम पर कुछ राजनीतिक दलों को, बिरादरियों को वोट दिलवा रहा है, और जो इस सत्ता पे काबिज बने हुए हैं और वो हिंदू समाज को बार बार तोड़ रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, जातियों के बीच दरार पैदा कर रहे हैं और अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। उसमें भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार अब तक की सबसे ज्यादा हाथ सेकने वाले में आगे आई है। तो ये पूरा प्रूफ आपको दिखाएगा कि मोदी, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी BP सिंह की राह पर चल पड़े हैं। आरक्षण की राजनीति के अलावा इनके विकास के नाम पर कुछ भी नहीं है। विकास के नाम पर ये पूरा आपने देखा कि कांग्रेस से भी बड़ा घोटाला CAG ने इसकी सरकार का खोला है। वो चाहे भारतमाला प्रोजेक्ट में हो, वो द्वारका एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट में हो, वो HL में हो, वो टोल टैक्स में हो, हर तरह में घोटाले में ये उससे आगे जा चुके हैं। और पासमानदाओं को देश के संसाधनों पर 35% संसाधनों पे और अन्य तरह से जोड़ा जाए तो करीब 40% संसाधनों पर यह अधिकार दे चुके हैं। पासमानदाओं को जोड़ने के लिए या आंसू बहाते फिर रहे हैं, हिंदुओं को तोड़ने के लिए ये योजनाएं लागू करते जा रहे हैं, आरक्षण लागू करते जा रहे हैं। इससे हिंदू समाज की क्या दुर्दशा होने वाली है, ये हिंदू समाज सोचे। सबसे ज्यादा जो नरेंद्र मोदी सरकार का सबसे अंधा समर्थक जो है वो हिंदू समाज का सवर्ण क्लास है, वो उसकी दुर्दशा अपने बारे में सोच ले। क्योंकि पासमानदाओं के बच्चों को भी OBC में आरक्षण मिल रहा है, पासमानदाओं को IAS की तैयारी के लिए 1 लाख रुपया मिल रहा है, पासमानदाओं को सारे लाभ नौकरी में मिल रहा है, पासमानदाओं को सारी योजनाओं 300 योजनाओं का लाभ दे रहे हैं। आपको क्या मिल रहा है?
फिर मैं ओबीसी से कहूंगा कि आप ओबीसी के नाम पर नरेंद्र मोदी जी को आप चाह रहे हैं, आप इसकी जांच कराएगी एकम सनातन भारत। ओबीसी का सारा लाभ आज एक मुस्लिम और ईसाई वर्ग जो धर्मांतरित हो चुका है, जिसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए, संविधान ने जिसकी मनाही की है, वो पूरा लाभ ले रहा है। आप अभी जो मणिपुर में कुकियों का संघर्ष हुआ, आप देख लीजिए, कुकी एसटी का लाभ ले रहे हैं और कुकी अल्पसंख्यक क्रिश्चियन का भी लाभ ले रहे हैं, और जो एसटी मूल है मैथई, उसको हाईकोर्ट ने कहा लाभ दो, तो सरकार लाभ नहीं दे रही, कुकियों के लाभ में खड़ी है। तो ओबीसी का भी लाभ आपको और एसटी वर्ग का लाभ भी कैसे ईसाई और मुसलमान, धर्मांतरित ईसाई मुसलमानों को दिया जा रहा है, ये आप देखिए। और इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए नरेंद्र मोदी सरकार ने बालाकृष्णन आयोग का गठन कर दिया। ये बालाकृष्णन आयोग एससी एसटी के भी सारे आरक्षण को छीलकर मुस्लिम ईसाइयों को देने की तैयारी चल रही है, एक साजिश चल रही है। आज तो सवर्ण के नाम पर हो रहा है, सवर्णों को ठुकराया गया, कल ओबीसी को ठुकराया जाएगा, अंत में एससी एसटी को ठुकराया जाएगा, और माहौल ये बनाया जाएगा कि आप धर्मांतरित हो जाइए और लाभ ले लीजिए। इसलिए भारत एक गहरे खाई में फंसा हुआ है। इस खाई से निकालने के लिए सनातनी सोच के साथ सभी जातियों, सभी वर्गों को साथ आना होगा और कहना होगा कि कोई एक परिवार राजनीति में, अगर लोकसभा, विधानसभा, जहां भी एक बार उसको टिकट मिल गया एससी वर्ग से, तो अब वो सामान्य सीट से लड़े, वो सीट वो छोड़े दूसरे आम एससी के लिए, आम एसटी के लिए। एक परिवार के बाद रामविलास को अगर मिल गया तो उसके बेटे को नहीं मिलना चाहिए, रामविलास को मिल गया तो उसके भाई को नहीं मिलना चाहिए। उसी समाज से, पासवान समाज से किसी गरीब को दे दो। लेकिन परिवार के परिवार आरक्षण ले रहे हैं। यदि एक उदित राज आईआरएस हो गया, पत्नी उसकी आईएएस हो गई, तो उसके परिवार में अब आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, उसका सोशल स्टेटस ऊपर उठ गया है। लेकिन ये सिर्फ राजनीति की जा रही है। समाज के सचमुच के गरीब वर्ग, दलित, पिछड़े वर्गों को साइड करके पूरी राजनीति की जो खीड़ है वो पासमानदाओं को, यानी धर्मांतरित मुस्लिम ईसाइयों को देने की एक गहरी साजिश है। इस साजिश को अगर हिंदू समाज ने नहीं समझा तो हिंदू समाज मिट जाएगा। आपस में ही लड़ते रहिएगा। राजनीति की जो बिल्लियां हैं वो आपकी दूध पीती रहेगी। ये बिल्ली भारत की सभी पॉलिटिकल पार्टी और नेता है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सबसे, रामदास अठावले, उन्होंने ये कहा था, वो स्क्रीनशॉट आपको दिखाया जाएगा कि 80% मुस्लिम जातियां ओबीसी का लाभ ले रही है। ये रामदास अठावले, मोदी सरकार के अंदर जो मंत्री हैं, वो ये बात कह रहे हैं। तो अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मिलता हूं मैं कल आप सबको। और जो हमारे पंडित जी ने कहा है कि सुबह, यानी उदयाचल से अस्ताचल वाली बात, और आज रात्रि में जो है पूर्णिमा लागू होगा, तो मैं कल आप लोगों को रक्षाबंधन की बधाई दूंगा। जो लोग मना रहे हैं उन्हें आज रक्षाबंधन की बधाई, जो लोग कल मनाएंगे उनको कल रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मैं मिलता हूं आपसे कल दोपहर 3 बजे। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। जय श्री राम।